हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है पॉलिटी का, फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो आज ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम सिंपली ये बात नहीं करेंगे कि कौन से आर्टिकल के अंडर कौन सी राइट आती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं जो कि अब एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो अब थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जनरली। तो हमारा क्रोनोलॉजी जो पढ़ने का जो तरीका होगा हमारा, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है राइट्स के बारे में, या आप कहें कितनी टाइप की राइट्स होते हैं उनके बारे में, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन देख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम एक कार्टूनिस्टिक फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स समझेंगे, और उसके बाद आपको लिस्ट भी बताऊंगा मैं आर्टिकल के अंडर कौन सी राइट्स आती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो सीरीज है वो इंक्लूड की गई है। और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर करते हैं और ख़त्म करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर हमारे सवाल एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो आपको दिख रहा होगा कि राइट्स क्या होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स, ठीक है। राइट्स होते क्या है बेसिकली, जो हमारे एक ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर जो नेचुरल इमोशंस होते हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए जो हमें अधिकार दिए जाए, आप कहें प्रिविलेज दी जाए, कि हम किसी भी तरीके से जो नेचुरल इमोशंस का हम जो प्रोटेक्शन कर सकें, कुछ ऐसे हमें अधिकार दे दिए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं राइट्स। तो जैसे आगे हम इसको देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं वो नेचुरल इमोशंस। फ्रीडम, हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, होप, लव, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, फूड, रिलीजन, स्पीच, तो हम बोलेंगे ह्यूमन इमोशंस। और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ राइट्स दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन्हीं को हम बोलते हैं राइट्स। तो चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को। बेसिकली राइट्स होते कितने प्रकार के हैं, ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है। राइट्स जो है ना, वो दो टाइप के राइट्स होते हैं। एक तो लीगल राइट्स होते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। लीगल राइट्स क्या होते हैं, रेगुलेट किया जाता है उनको, ठीक है। लीगल राइट्स को कर्टेल कर दिया जाता है कभी, है ना, कभी कभी एब्रेस्ट कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना भी करें तब भी हम उनको लीगल राइट्स को हमारे कहीं ना कहीं थोड़ा दबा दिया जाता है, कहीं लेजिस्लेटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव जो एक्शन होता है उसके द्वारा, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट आप, और फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कि फंडामेंटल राइट्स पे असर नहीं पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, ठीक है। जब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा होगा कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकता जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का बेसिक स्ट्रक्चर उसमें, ठीक है। अब लीगल राइट्स में सेकंड कंपैरिजन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन से इनको प्रोटेक्शन होती है लीगल राइट्स को, बट जो लेजिस्लेटिव एक्शन होता है उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं होती। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव से भी प्रोटेक्शन होती है और लेजिस्लेटिव एक्शन से भी प्रोटेक्शन होती है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही हो या फिर इंडिविजुअल कर रही हो, इंडिविजुअल व्यक्ति आपका हनन कर रहा हो, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। बट इन केस जो लीगल राइट्स है उसमें आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके पहले आपको प्रोसेस से गुजरना होगा और आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, लीगल राइट्स में कोई गारंटी राइट नहीं होती कंपनसेशन का। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट एक्विजिशन कर लेती है, गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर्ड कर ली जाती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें आपको गारंटीड जो कंपनसेशन है उसका अधिकार नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आपको कंपनसेशन का अधिकार था, पहले हटा दिया गया है अभी। और ये जो अपना राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A में पहुंच गया है ना। और ये 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978, उसके बाद से ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की। Fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen irrespective of caste, race, creed, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन और जेंडर। आप सभी को एसेंशियल ह्यूमन राइट्स हैं वो दी जाती हैं एवरी सिटीजन ऑफ इररिस्पेक्टिव देयर कास्ट, उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है और उनका जेंडर क्या है, ये सब चीज़ें को नेग्लेक्ट करते हुए उन्हें बराबर फ्रीडम्स दी जाती हैं, बराबर राइट्स दी जाती हैं ना, इक्वल फ्रीडम एंड दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल गुड। और ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स, ये एक तो इंडिविजुअल के गुड के लिए भी जरूरी है और दूसरी सोसाइटी में जो एक बेहतर सोसाइटी चलती रहे उसके लिए भी जरूरी है।
चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स होते कितने प्रकार के हैं वो देख लेते हैं। आपको चार्ट में दिख रहा होगा फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला जो है राइट टू इक्वालिटी, फिर दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और पांचवा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठवा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये हमारे राइट्स हैं इंपॉर्टेंट। इनके में इन राइट्स में भी आपको सब पार्ट्स मिल जाएंगे, उन्हीं को हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आर्टिकल के हिसाब से उनको पढ़ें। फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको 12 से आर्टिकल 35 में रखा गया है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले देख लेते हैं, आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन बताता है, और आर्टिकल जो 13 है वो क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ चलेगा, रूल ऑफ लॉ, है ना, कानून का रूल होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किंगशिप हो या फिर कुछ और हो, जो भी लॉ बनाए गए हैं उनका ही रूल चलेगा यहाँ पर। आर्टिकल 13 ये कहता है, तो समझ में आएगा। जो राइट टू इक्वालिटी है वो कौन से आर्टिकल में आती है? टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में आती है, और उसमें डिफरेंट राइट्स आते हैं, तो उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है वो कहता क्या है कि जो हर इंसान है उसके वो इक्वल है लॉ के, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने। तभी आपने देखा होगा जो कानून की पुतला जो कोर्ट में रहता है वो आंखें बंद रहती, क्योंकि वो ऐसा है कि वो सबके लिए बराबर है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे देख रहा है कि ये तो बड़ा आदमी, इसके लिए कानून कुछ और होगा, और ये छोटा है तो उसके लिए कानून कुछ और होगा। इसीलिए कानून की आंखों पर पट्टी रखी जाती है, जिससे वो बराबर है सबके लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक चीज़ और कहता है ये, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये पूछा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इक्वालिटी बिफोर लॉ किसका सिद्धांत है, या आप कहें किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटिशर्स यूके से लिया गया है, और इसको AB डाइसी करके जो वहाँ के जो लॉ मेकर थे AB डाइसी, उनका ये सिद्धांत है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये लिया गया है हमारे USA से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक डाउट करके आप याद रख सकते हैं। एक से इक्वालिटी हो गया आर्टिकल 14, डाउट से डिस्क्रिमिनेशन हो गया आर्टिकल 15, ठीक है, और O से अपॉर्चुनिटी हो गई आर्टिकल 16, U से अनटचेबिलिटी हो गई आर्टिकल 17, और T से टाइटल्स हो गए आर्टिकल 18। तो यही मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारा, जो आर्टिकल 15 है ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इंडियन सिटीजन के बीच में किसी भी बेसिस पे, चाहे वो बेसिस क्या हो सकता है, आपका रेस है ना, रेस, आप किस रेस को बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं आप, या फिर आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपका सेक्स या जेंडर क्या है, या फिर आपके प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है। ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे गवर्नमेंट की भर्तियां निकलती हैं, पुलिस में हो गई, डिफेंस में हो गई, इनमें हर एक सिटीजन को इक्वल अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आर्टिकल 16 के हिसाब से। लेकिन इसमें भी सब क्लॉज है जो कि रिजर्वेशन के लिए बाध्य हैं, रिजर्वेशन के लिए, इसलिए इसी में इनके सब आर्टिकल 16 में सब क्लॉसेस हैं कुछ, वो अपॉर्चुनिटी, तो वैसे तो अपॉर्चुनिटी इक्वल की बात कर रहा है, लेकिन रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ सब क्लॉसेस भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। ये बात कर रहा है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो आप अनटचेबिलिटी को अवॉइड करना होगा। आप अंडर आर्टिकल 17 आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम छोटे कास्ट से हो, या फिर तुम किसी भी कास्ट से हो, आप मंदिर नहीं आ सकते या पानी नहीं पी सकते, जैसे पुराने ज़माने में होता था, पुराने टाइम में होता था। तो आप उस बेसिस पे अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, आप छुआछूत नहीं रख सकते। ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है कि जो टाइटल्स पहले दिए जाते थे, जमींदार वगैरह हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, राजाओं का टाइटल था, है ना, गवर्नमेंट, जैसे राजा राम मोहन राय, उनको टाइटल दिया था, फौजदारी वगैरह, इनके जो टाइटल्स हैं ये अबॉलिश कर दिए जाएंगे। कोई भी टाइटल आप नहीं रख सकते अपने नाम के आगे, सिर्फ जो स्कॉलर टाइटल्स हैं, जैसे डॉक्टरेट हो गई, ठीक है, या फिर आप डिफेंस में जो एडमिरल वगैरह है ना, लेफ्टिनेंट वगैरह, ये अलाउ है डिफेंस में, और स्कॉलर में जो डॉक्टरेट PhD वगैरह करते हैं, या फिर कोई डॉक्टर होता है। ठीक है, तो ये सारे ये लोग टाइटल रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू इक्वालिटी किन आर्टिकलों के बीच में है, 14 to 18, और किस चीज़ों के बीच में बात कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो राइट टू फ्रीडम है ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल
22 तक बात करता है। बेसिकली 4 फ्रीडम्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो आर्टिकल 19 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 किसकी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, है ना, राइट टू चूज एनी ऑक्यूपेशन, राइट टू मूव, है ना। लेकिन ये जो आर्टिकल 19 है, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना, उनको भी आपको ध्यान रखना होगा, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 19 हो गया है। आर्टिकल 19 किसके बारे में बात कर रहा था, आपने देख लिया है ना। आर्टिकल 19 के बारे में हमने बात कर ली है। अब आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल जो 20 है वो बात करता है कि जो प्रोटेक्शन है आपका, अगर आप मान लो कन्विक्शन होता है आपका किसी केस में और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है ना, किसी केस में आपका कन्विक्शन होता है, ऑफेंस के केस में आपका कन्विक्शन होता है, तो उसमें भी आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे। तो उन राइट्स के बारे में बात करता है ना। आर्टिकल जो 21 है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब इसी में एक इसका सब क्लॉज है आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A, इसके बारे में आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा राइट टू एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको 2002 में 86th अमेंडमेंट जो होता है हमारा, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ऐड किया गया है आर्टिकल 21 को। अब अपना बच जाता है एक आर्टिकल 22, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 19 से लेके 22 में राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल्स रखे गए हैं। आर्टिकल जो 22 है ये कहता है कि आपका जो अरेस्ट है और डिटेंशन है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको मिलती है। मान लो आपको ऐसे बगैर वारंट दिखाए कोई अरेस्ट कर ले पुलिस वाला, तो आप उससे वारंट के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आपको मतलब इलीगली डिटेन किया गया है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपको जो राइट्स दिए जाते हैं उनके बारे में बात करता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यहाँ लिख देते हैं अरेस्ट, सॉरी थोड़ी राइटिंग वैसी हो सकती है, बाकी आप समझने की कोशिश कीजिए, राइट अगेंस्ट डिटेंशन। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि राइट टू फ्रीडम क्या है और कौन कौन से आर्टिकल राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे कि आपको स्पीच एक्सप्रेशन का आपको राइट दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वायलेंस फैलाएं या फिर किसी और के बारे में भला बुरा बोलें, है ना। फ्रीडम मतलब देखो, राइट्स का मतलब होता है क्या है कि आप अपनी राइट्स एंजॉय कीजिए, है ना, और साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे की राइट का, आपके राइट का एंजॉयमेंट करते हुए उसका हनन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, नॉट अलाउड टू रिसाइड टू क्लोज टू एरोड्रोम वगैरह, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप देख लीजिए। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, देखो अब ये है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप किसी के घर में घुस सकते हो, है ना, इंडिविजुअल किसी के घर में, आप ऐसे थोड़ी नहीं कि आपको फ्रीडम है तो किसी के घर में घुस जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन, अब ये वही बात हो गई कि किसी का फार्म हाउस है, आपने जाके वहाँ घर बना लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि पहले से आप किसी की जो राइट्स हैं जिनको वो एंजॉय कर रहा है उसका हनन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल 23 से, देखो आर्टिकल 23 और 24 रखा गया है इसमें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो आर्टिकल 23 है वो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करने के लिए, और आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर के लिए मना करता है कि आप फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर वगैरह, या फिर आप फैक्ट्रीज़ में हो गए या फिर कोई काम वगैरह आप करवा रहे हैं तो वो आप नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे से। हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक बात करता है राइट टू फ्रीडम, और ये कौन सा राइट हो गया, 4th राइट हो गया हमारा, ठीक है। हमने क्या क्या बात कर ली, देखो पहला था राइट टू इक्वालिटी, दूसरा जो था हमारा राइट टू फ्रीडम, तीसरा जो था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो आर्टिकल जो 25 है वो कहता है कि हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को, और प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है। अब आर्टिकल जो 26 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 26 हमारा है वो कहता है कि जो मैनेज कर सकते हो आप रिलीजियस अफेयर्स को। मान लो आपको भंडारा करवाना है, ठीक है, या आपको
भागवत करवाना है, या आप कहें कुछ भी ऐसा काम करवाना है जिसमें रिलीजियस के लिए आप कहें इज्तिमा लग रहा है मुस्लिम्स के लिए, या फिर कोई सा फेस्टिवल हो रहा है रिलीजियस फेस्टिवल, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स त्यौहार मना सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में बोलता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स विदाउट इंटरप्शन ऑफ गवर्नमेंट आप इसको रिलीजन अफेयर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 27 जो है ये बात करता है कि आप प्रमोशन कर सकते हैं अपने धर्म का, और उस प्रमोशन में अगर कोई खर्चा हो रहा है, कोई आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट आप पर टैक्स नहीं लगाएगी उन पैसों पे, आप प्रमोशन कर सकते हैं बगैर टैक्स दिए अपने रिलीजन का। जो आर्टिकल 28 है वो बात करता है कि जो अटेंडेंस है, जो गैदरिंग है वो हो सकती है ना, कितनी भी गैदरिंग कर सकते हो आप रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस जो आपके फेस्टिवल्स हो रहे हैं, वर्शिप हो रही है आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पर आप गैदरिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी बैन नहीं करते। तो आपको समझ में आ गया कि 25 आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 किसके बारे में बात कर रहा है? राइट टू फ्रीडम के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 5 जो है फंडामेंटल राइट, वो बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ये आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 के बीच में है, 2 आर्टिकल आते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना, मतलब कि जैसे लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट है, उन सारों चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन कर सकते हो आप। कहें कि कंजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर का, लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का। माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए अधिकार दिया गया है। और दूसरा अधिकार क्या है? आर्टिकल 30 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं। जैसे मुस्लिम मदरसा बनाते हैं मुस्लिम्स, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। हिंदू भी, मेजॉरिटी में भी आप बना सकते हैं। हिंदू में आप कहें हिंदूज जो गुरुकुल, संस्कृत गुरुकुल संस्थान चलते हैं, उनके बारे में बात करता है। तो ये माइनॉरिटीज़ में एस्टेब्लिश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 30 में इसके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 की, यहाँ बात कर लेते हैं। आर्टिकल 31 था, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, इसको 1978 में हटा के 300A में डाल दिया। आर्टिकल 300A में डाल दिया, उसको एक लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, 1917 में। चलो मैं आंसर ही बता देता हूँ। 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है, वो उसमें से आर्टिकल 31 हटा देते हैं। अब ये है लास्ट जो राइट है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये आती है आर्टिकल 32 में। मान लो अब क्या हो रहा है कि आपकी राइट्स का हनन हो रहा है, तो आपको उसके लिए भी एक राइट दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के हिसाब से, और वहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई हमारी राइट्स का हनन हो रहा है, आप रिट जारी कीजिए। ठीक है, और क्या इसी में क्या कहते हैं? जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे क्या है? बेसिकली MCQs हैं, और MCQs में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ MCQs को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम। पहला जो MCQ है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, आपको अभी पढ़ा है, आप बताइए, आपके पास समय है। चलिए, तो आर्टिकल 23 और 24 के अंदर ही बात की जाती है। आपका जो राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनके बारे में आर्टिकल 23 एंड 24 बात करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? बताइए आप। इस पार्ट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स माना जाता है। जो मैग्ना कार्टा है, ये शब्द फ्रेंच है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच शब्द है, लेकिन इसको यूज़ किसने किया? मैग्ना कार्टा यूके वालों ने, है ना, यूनाइटेड किंगडम, या आप कहें ब्रिटिशर्स, उनने। तो इस बात को याद रखना है। UNO और जो एजेंसीज होती हैं वो कौन से इम्यूनिटी इंजॉय करती हैं? मान लो कुछ आप कहें कि उनसे क्राइम हो जाता है, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जो उल्टा सीधा जो लॉ के अगेंस्ट आता है, तो वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको दी जाती है। अब नेक्स्ट MCQ है परमानेंट लॉस आर इश्यूड बाई। आपको सवाल है कि जो परमानेंट कानून हैं उनको कौन इश्यू करता है आखिरी स्टेज में? पार्लियामेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, प्रेसिडेंट। चलिए आप बताइए। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो लॉ बनाती पार्लियामेंट है, लेकिन जो फाइनल हस्ताक्षर होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। तो कानून कौन बनाएगा? असली जो लास्ट साइन किसके साइन से कानून बनता है? तो वो प्रेसिडेंट के साइन से। ये किसने कहा कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट सेट दिस।
मतलब कि आर्टिकल 31C आता है तो आर्टिकल 14 नल एंड वॉइड हो जाता है। ये किसने कहा है, और इसको मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप आंसर बताइए। चलिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कैसे? देखो, आर्टिकल जो 39 है बी और सी है डीपीएसपी में, तो ये बोलता है कि जो कॉमन गुड के लिए अगर किसी का अधिकार छीनते मतलब किसी के अधिकार पे असर पड़ता है, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी जो डीपीएसपी है इनको इम्प्लाई करने के लिए अगर किसी चीज़ का हनन होता है तो फिर आर्टिकल 31C जो है वो इम्यूनिटी देती है इसको, ठीक है। इसलिए ये नल एंड वॉइड हो जाता है आर्टिकल 14। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपके लिए सवाल है, बताइए कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको अभी बताया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज एम्बेडेड इन आर्टिकल विच, आर्टिकल ऐसा है। रूल ऑफ लॉ कौन सा आर्टिकल बात करता है रूल ऑफ लॉ के बारे में, बताइए। आर्टिकल 30। अच्छा, अब सवाल ये बनता है सवाल कि हु इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए डिस्नी, डलहौजी, जॉन पीटरहुड या फिर ए बी डाइसी। चलिए आप अपना आंसर लगाइए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए बी डाइसी। ये यूके के एक लॉ मेकर थे, उन्होंने बनाया था। मार्शल लॉ अफेक्ट्स ओनली लॉस, फंडामेंटल राइट्स, एक्ट्स, जस्टिस। बताइए, मार्शल लॉ जब इंडिया में लगता है या फिर किसी कंट्री में लगता है इमरजेंसी के दौरान, तो वो किस पे असर डालता है? सीधा सीधा तो वो फंडामेंटल राइट्स पे असर डालता है। बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्शल लॉ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंजॉय द इम्यूनिटीज अंडर, कौन से आर्टिकल के अंदर इम्यूनिटी प्रदान की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को? तो उसका आंसर आप बताइए। उसका आंसर है आर्टिकल 361। कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द डेस कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ये बताइए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये मैंने आपको अभी डिस्क्राइब करते हुए, आपको समझाते हुए बताया था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया गया है। ब्रिटिश से लिया गया है, रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन। तो ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस कौन सी ईयर में हुआ था? ये हुआ था, आप बताइए। पहले सवाल आपको बताना है, फिर मैं बताता हूँ। तो ये हुआ था 1973। ये एक्चुअली होता क्या है, 1970 में जो केशवानंद भारती थे वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, केशवानंद भारती और वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, इसमें होता क्या है, 13 जज की जो बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में, जो 1973 केशवानंद भारती थे उनके फेवर में फैसला सुनाती है कि ये तो आर्टिकल जो 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, और जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के जो फ्रीडम दी गई है ना, हमें जो राइट्स दिए गए हैं उनका हनन हो रहा है, तो ये इनके फेवर में आता है। लेकिन फिर हाल ही 1978 में क्या होता है, अमेंडमेंट आता है, 44th अमेंडमेंट, और इस जो राइट था आर्टिकल 31 के अंडर, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट थी, उसको हटा के 300A में डाल दिया जाता है और इसको क्या बना दिया जाता है, लीगल राइट। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ राइट्स, आप बताइए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? तो इसका आंसर है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, चलिए। इंडियन रिट्स विच आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ विच इज़ नोन एज, कौन सी रिट्स हैं वो? ब्रिटिश रिट्स बोलते हैं उनको, जो हमारे यहाँ 5 टाइप की जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उनको कौन सी रिट बोला जाता है? लीगल एक्शनेबल रिट्स बोला जाता है, आर्टिकल्स बोला जाता है, प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है, तो उनको प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। ठीक है, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सरसरी? ये एक टाइप की रिट है। सरसरी का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, टू बी कॉन्क्लूडेड दैट, या फिर टू बी एक्सपेक्टेड दैट, टू बी एक्सेप्टेड दैट, या फिर टू बी इन्फॉर्म दैट। चलिए आप अपना आंसर टिक कीजिए। तो इसका आंसर है टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, टू बी सर्टिफाइड। तो ये इसका आंसर था। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स से कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स से बेसिकली अब वो सवाल नहीं आते कि आपको आर्टिकल दे दिया और आपसे ये बोल दिया सिंपल सा कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स है या फिर कौन सा फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के अंदर आता है। आपसे थोड़ा डीप में सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हर वो चीज़ समझा दी है जो आजकल के एग्जाम्स में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है आपकी तैयारी में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया हूँ पढ़ाते टाइम या गलती से कुछ गलत बोल दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।